हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हिंदी पॉइंट में। और आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है समास। समास एक ऐसा टॉपिक है जो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो या बोर्ड का एग्जाम हो, इसमें से प्रश्न आते ही आते हैं 3 से 4 नंबर के। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, वो लाइक यूपी पुलिस का है या हरियाणा पुलिस का है, यूपी टेट है, सी टेट है। ये कहने का मतलब ये है कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है उसमें आता ही आता है। तो समास को अगर हम इसका पहले अर्थ देखें तो अर्थ क्या होगा। समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम जमा आस, जिसका अर्थ है समीप लाना यानी पास लाना। तो समास में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक नया समस्त पद या समासिक पद बनाते हैं, उसको उसकी जो प्रक्रिया है या जो प्रोसेस है उसे हम समास कहते हैं। अब आप क्वेश्चन ये करेंगे कि भाई समस्त पद या समासिक पद क्यों कहते हैं। तो समासिक पद क्योंकि वो दो पदों से मिलकर के बना, और जो प्रोसेस था वो वाला समास बनाने का, इसलिए उसे समासिक पद कहा। और समस्त पद क्यों कहते हैं, क्योंकि कई सारे पदों को एक साथ लेकर के जब हम एक नया शब्द बनाते हैं तो वो समस्त पद कहलाता है। ये आपको क्लियर हुआ होगा कि समस्त पद या समासिक पद क्यों कहते हैं, और समास की परिभाषा भी आपको क्लियर हुई होगी। फ्रेंड्स, अब इसके बारे में आगे बताने से पहले ये आप लोग जान लीजिए कि कई स्टूडेंट्स को तो थोड़ा बहुत क्लियर है, कईयों को नहीं क्लियर है, और उनके माइंड में ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई इसमें भी मैम कह रही हैं कि दो शब्दों को पास लाया गया और संधि में भी दो शब्दों को पास लाते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा गलत हो जाते हैं कि देखिए, समास जो है वो दो शब्दों में होता है और संधि जो है वो दो वर्णों में होती है। और समास हमेशा जो इससे समस्त पद बनता है वो बड़ा होता है, और जो संधि है उससे बना हुआ जो शब्द है वो छोटा होता है। क्यों होता है छोटा? जैसे मैंने अगर ग जमा ज को जोड़ा तो क्या बना, गज। तो शब्द छोटा बना लेकिन संधि हुई। अब यहाँ पे देख लीजिए समास में क्या होता है। यहाँ मैंने बोला दो शब्द या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर। देखिए, मैंने बोला गगन को चूमने वाली इमारतें, तो कई सारे पद हो गए और सुनने में भी अच्छे नहीं लग रहे और थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। अब इसमें क्या करा मैंने, इन सारे शब्दों को जोड़ करके मैंने एक शब्द बनाया, गगनचुंबी। तो ये शब्द जो है थोड़ा छोटा भी हो गया और सुंदर भी लग रहा है। और लेकिन संधि से जो नया शब्द हमारा बना वो क्या हुआ, वो छोटा ही रहा, क्योंकि जो संधि हुई थी वो वर्णों में हुई और जो समास है वो शब्दों के मिश्रण से बना। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा कि संधि और समास में क्या अंतर है। संधि वर्णों में होती है, समास जो है वो हमेशा शब्दों में होता है। आइए, अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब मैं आपको समास पढ़ाऊंगी, समास के बारे में सारी जानकारी दूंगी, तो मैं कुछ कुछ शब्द यूज करूंगी जो हर समास में आएंगे। और फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि मैं इस वीडियो में सारे समास एक साथ ना कवर कर पाती, मैं आराम से कर लेती। तब वो केवल एक ऐसी चीज होती कि केवल सतही ज्ञान आपको देना। डेप्थ में जाकर गहराई में ज्ञान तब मिलता है जब हम उस चीज को बहुत ही गहराई से जाके उसका अध्ययन करें। तो उसके लिए एक एक वीडियो सोच करके मैंने अपने दिमाग में ये चीज रखी है, आपके लिए एक एक समास के लिए वीडियो सोची है कि मैं आपके लिए डालूंगी। और आज जो मैं समास कवर करूंगी वो अव्ययीभाव समास करूंगी। तो इस समास को समझने से पहले देख लीजिए, जब मैं सारे समासों के बारे में बताऊंगी, अलग अलग वीडियोस डालूंगी, तो मैं कुछ कुछ चीजों का यूज करूंगी। उन चीजों को यहाँ मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ जिससे कि आपको इन समासों को समझने में आसानी रहे। फ्रेंड्स देखिए, जब मैं यहाँ पे समास पढ़ाऊंगी तो मैं आपसे बार बार यूज करूंगी पूर्व पद, उत्तर पद। तो आप यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज होंगे, क्या पूर्व पद क्या उत्तर पद। तो यहाँ मैंने बोर्ड में लिख दिया है। देखिए, यहाँ पूर्व पद उत्तर पद में जब मैं बोलूंगी पूर्व पद तो उसको कैसे समझोगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा है नीलांबर, तो यहाँ पे मैंने लिखा है पूर्व पद जो है वो यहाँ नीला होगा। पूर्व मतलब जो पहले आया, और उत्तर पद जो होता है वो बाद में आया। तो यहाँ पे उत्तर पद है अंबर और पूर्व पद है नीला। तो
तो यहाँ पूर्व पद और उत्तर पद आप समझ गए होंगे कि पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है। उसके बाद में कई बार यूज करूंगी उपमान का और उपमेय का। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है उपमान क्या होते हैं, कोई भी प्रसिद्ध वस्तु, कोई भी प्रसिद्ध वस्तु उपमान हो गई। और उपमेय क्या होता है, कोई एक आम वस्तु। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा है चंद्रमुख, और यहाँ मैंने चंद्र को उपमान लिखा, मुख को उपमेय लिखा। तो यहाँ पे चंद्रमुख ये उपमान क्यों हुआ, प्रसिद्ध वस्तु है इसलिए। क्योंकि देखिए अगर मैंने कहा चंद्रमुख, तो जितने भी हम लिविंग हैं सबके पास मुख है, आपके पास, मेरे पास, जितने भी हैं ऑल। लेकिन मैंने कहा चंद्रमुख, तो मतलब मैंने उपमा दी चंद्रमा से, तो यहाँ मैंने लिख दिया चंद्रमुख। तो यहाँ पे उपमान हो गया चंद्र, कोई भी प्रसिद्ध वस्तु जिससे तुलना की जा रही है, और यहाँ मैंने मुख को उपमेय का, कोई भी आम वस्तु जिसकी हम तुलना कर रहे हैं, हो रही है तुलना, लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है। फिर है जब मैं कहूंगी विशेषण विशेष्य की बात है, तो उसमें क्या होता है, अब विशेषण तो आप सबको पता ही है, जिसमें किसी की विशेषता दी जाती है, विशेषता बताई जाए तो वो हमारा विशेषण हो गया। विशेष्य क्या होता है, जिसके बारे में कुछ बताया जाए, वो विशेष्य होता है। देखिए मैंने यहाँ लिखा है इसका, राधा सुंदर स्त्री है, तो यहाँ पे देखिए सुंदर तो क्या हो गया, इसका विशेषण हो गया, और स्त्री जो है वो विशेष्य हो गई, क्योंकि बात किसके बारे में हो रही है, स्त्री के बारे में, और इसका विशेषण हो गया सुंदर। तो ये आपको मैंने बताया पूर्व पद उत्तर पद किसे कहते हैं, उपमान उपमेय क्या होता है, विशेषण विशेष्य क्या होता है। तो ये सब बाद में मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए थोड़ा सा टाइम दूंगी, लेकिन फिलहाल अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये आपने समझा, जब मैं इनका नाम लूंगी या जो भी वीडियोस बनाऊंगी जिस भी समास की, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर मैं ये नाम लेती हूँ विशेषण विशेष्य का, या पूर्व पद की प्रधानता है, या उत्तर पद की प्रधानता है, या दोनों पद प्रधान है, या मतलब जिस भी तरीके की मैं बात करूंगी, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैम किस तरीके की बात करी है, इसका मतलब क्या है, या पूर्व पद क्या है, या विशेषण विशेष से क्या संबंध है। तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं आज के समास की, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जिसमें पहला पद अव्यय होता है, और अव्यय मतलब जिसको हम अविकारी भी कहते हैं, जिसमें कोई चेंजेस नहीं होते। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, मतलब अव्यय जो पहला वाला पद है उसकी प्रधानता होती है, पूर्व पद की प्रधानता होती है, और इसके ऊपर लिंग वचन काल कारक का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसमें इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इस समास में क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमेशा से यूज होती हैं, वो ध्यान से देख लीजिए। इस समास में अ, आ, प्रति, अनु, उप, घर घर, फटाफट जैसे शब्द होते हैं, जो ज्यादातर इसमें यूज होते ही होते हैं। ज्यादातर के मतलब हमेशा ही हम कह सकते हैं कि यूज होते हैं। अब जो ये शब्द मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ये वर्ण लिखे हैं या शब्द लिखे हैं, जो कुछ भी लिखा है, वो इस तरीके के हैं जो अव्ययी भाव समास में ही ज्यादातर यूज होते हैं या हमेशा यूज होते हैं। अब देखिए इसको हम समझेंगे किस तरीके से। देखिए यहाँ मैंने लिखा है यथाशक्ति, यथा पहला पद अव्यय है, इसमें कोई विकार नहीं होगा, लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव इस पे नहीं पड़ने वाला, और इसको क्या हो जाएगा, इसमें शक्ति के अनुसार, जिसका अगर हम अर्थ देखें तो शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। इसमें यथा जो शब्द है वो अव्यय है, और इसके टुकड़े नहीं किया जा सकते, या फिर इसमें लिंग वचन कारक के काल के कारण कोई फर्क नहीं, सॉरी काल नहीं, काल के कारण कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा है प्रत्येक। अब यहाँ पे प्र जो लिखा हुआ है ये भी हमारा अव्यय है, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिंग वचन काल के कारण कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हर एक हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ मैंने लिखा है दिन भर, तो यहाँ पे जो दिन शब्द है, दिन और भर लिखा है, तो दिन भी अव्यय है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिंग वचन काल के कारण कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये अव्यय है, और इसका अर्थ हो जाएगा पूरे दिन, दिन भर यानी पूरे दिन। अब यहाँ है आजीवन, तो आजीवन मतलब पूरे जीवन, तो यहाँ पहला पद क्या है, निश्चित अव्यय। तो यहाँ जो समझाने का मैं प्रयास कर रही हूँ उसमें ये कर रही हूँ कि इसमें पहला पद अव्यय ही होता है, निश्चित अव्यय होता है, पूर्व पद की ही प्रधानता होती है। फिर देखिए भरपेट, यहाँ पर भी पहला पद जो है वो अव्यय है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता,
और इसका जो अर्थ हो जाएगा या पूरा इसका जो हम अगर देखें तो क्या इसका मतलब हुआ, तो पेट भरकर। फिर है प्रतिवर्ष। अब प्रति जो है इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा लिंग वचन कारक के कारण, और वर्ष मतलब हर वर्ष। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि प्रति जो है वो भी अव्यय है। फिर है यथाविधि, विधि के अनुसार। अब यथाविधि जो आ रहा है आपका, मतलब ये भी अव्यय ही है। मैं समझाने का जो प्रयास कर रही हूँ कि ये निश्चित ही अव्यय होते हैं, जिनके टुकड़े नहीं किया जा सकते या जिनमें लिंग वचन काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। अब ऐसे ही प्रतिपल है। प्रति भी जो है वो क्या है, अव्यय है। पल मतलब इसकी तो प्रधानता है नहीं, कुछ भी लग सकता है, तो हर एक पल। फिर है बेकाम। अब बे जो है वो भी अव्यय है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लिंग वचन कारक कुछ भी, लिंग वचन काल कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बिना काम के। तो इस तरीके से आपने देखा कि अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिसमें कि पहला पद, यानी मैंने कहा था या समझाया था पूर्व पद। पूर्व पद में क्या होता है, इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है और लिंग वचन काल की इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से आपने आज समझा समास को और उसके एक पहले समास को, अव्ययी भाव समास को। तो इस तरीके से अगर आप पूरे ही वीडियो नहीं देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि अगर आप आज मेरा वीडियो देख रहे हैं और आगे आने वाले वीडियोस में नहीं देखते हैं कि पूरे समास में किस तरह समझा रही हूँ, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। और फ्रेंड्स, एक चीज मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि वो ये बात है, अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो कहीं भी समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नए समास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।